एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा दुबे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट पोयम जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। सो हम लोग अपना बिना टाइम वेस्ट किए इस पोयम को स्टार्ट करेंगे। और मैं स्टार्टिंग में आप लोग को एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि पूरे पोयम में मतलब इस पोयम को देखने के बाद आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पोयम एकदम डीपली मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, बस एंड तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। और इसके साथ जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उसके सारे मीनिंग्स मैं आप लोग को यहाँ पे बोर्ड पे लिख के दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा बट पूरा डीप से अच्छे से पढ़ेंगे, एक भी वर्ड बीच में छोड़ेंगे नहीं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 10th का फर्स्ट पोयम। मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक ले ली है और इसमें हमारा फर्स्ट ही पोयम है जो है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। सो लेट्स स्टार्ट। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रविंद्रनाथ टैगोर 1861 टू 1981। अब यहाँ पे लिखा है 1861 टू 1941। इसका मतलब 1861 में ये बॉर्न हुए थे और इनका देहांत 1941 में हुआ था। वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि एंड इट्स प्रोफाउंडली सेंसिटिव फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स। रविंद्रनाथ टैगोर जी बेसिकली फाउंडर हैं, मतलब ऑथर हैं। किसके ऑथर हैं? जो एक बहुत फेमस संग्रह है। संग्रह आप समझते हैं, आगे एक वर्ड आएगा एनोलॉजी, उसका मतलब होता है संग्रह। सो बेसिकली ये एक बुक है जिसका नाम है गीतांजलि और इस गीतांजलि के ऑथर हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। और ये बुक बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिखा गया है। प्रोफाउंडली का मतलब, चलो सब लोग मीनिंग लिख लो फटाफट। प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली ये क्या हो गया, एक सेकंड रुकना। प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली का मतलब है गंभीरता, गंभीरता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक। स्केच पेन भी बीच बीच में बंद हो जा रही है। गंभीरता पूर्वक, प्रोफाउंडली मतलब होता है गंभीरता पूर्वक। और एक वर्ड और है जो है सेंसिटिव। सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब है, सेंसिटिव का मतलब है भावुक। भावुक मतलब इस गीतांजलि जो कि इनका बुक है, इसको इन्होंने बहुत गंभीरता पूर्वक से, बहुत डीपली अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग के बाद इन्होंने इस बुक को लिखा है। ठीक है, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स, और ये बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1930। ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है कि उस टाइम पे 90s के टाइम पे जहाँ इंडियन लोगों को अच्छे से एजुकेशन भी नहीं मिलता था, उस समय पे हमारे श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज अवार्ड मिला था। और ये नोबेल प्राइज अवार्ड अब तक सिर्फ यूरोप वालों को मिला था, किसी भी इंडियन या एशियन को नहीं मिला था। और अब ये अवार्ड डायरेक्ट किसको मिला? श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी को, जो कि नॉन यूरोपियन थे, यूरोप के नहीं थे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। और ये कब मिला था? 1913 में मिला था। द पोयम इज वन ऑफ हिज वास्टली रीड एंड डिस्कस्ड पोयम। ये इनका जो पोयम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसको वास्टली मतलब बेहद, वास्टली चलो मीनिंग लिख लो। वास्टली का मतलब होता है बेहद। वास्टली मतलब बेहद, बेहद मतलब इसको बहुत लोगों ने पढ़ा है और इसके ऊपर डिस्कशन किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। It was originally composed in Bengali and later he himself translated it into English। ये बहुत सिंपल है, पहले उन्होंने बंगाली में लिख दिया, फिर उसके बाद उन्होंने उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस पोयम इज फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। मैंने अभी आपको एंथोलॉजी का मतलब बताया था, फिर से बुक में लिख के ले लो। ANTH
एंथोलॉजी का मतलब होता है संग्रह। एंथोलॉजी का मतलब होता है संग्रह। ये जो इनका संग्रह था, ये जो इनकी किताब थी गीतांजलि, इसमें से ही ये इसी में से ये पोयम बाहर आई थी, जो कि है वेयर द माइंड इज विदाउट यू। मतलब बेसिकली ये बुक के अंदर ही ये पोयम है, और ये पोयम को उठा के हमारे क्लास 10th के बुक में स्टिच कर दिया गया, ठीक है। और ये नोबेल प्राइज विनिंग है, ये याद रखना। इस गीतांजलि बुक को नोबेल प्राइज मिला था, ये याद रखना। रिपीट कर रहा हूँ, गीतांजलि बुक को नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 1913 में। अब मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब एप्रिसिएशन ऑफ पोयम लिखने बैठोगे, अगर वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का एप्रिसिएशन आ गया, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी वाज गीतांजलि एंड इट इज रिसीव्ड बाय श्री रविंद्रनाथ टैगोर इन 1913। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। अब टैगोर उस समय पे रहते थे जब हमारा इंडिया ब्रिटिश ब्रिटिश ने हमारे इंडिया को कोलोनाइज करके रखा था। जब ब्रिटिश का राज हमारे इंडिया पे चलता था, उस समय पे टैगोर जी थे, और उसी समय पे ये गीतांजलि भी लिखी थी। अब ये पोयम किस बारे में, वो अभी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो, इन दिस पोयम बिसाइड्स द पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, टैगोर also appealed to God for social, educational and economic freedom for the people of India. इसमें पहले पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में टैगोर जी बात करेंगे, और उसके बाद गॉड से प्रे करेंगे। मीन्स टैगोर जी गॉड से प्रे कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली ये जो तीनों गाड़ियां हैं, ये तीनों गाड़ियां एकदम स्पीड में रहें, एकदम अच्छे से चलें। अगर सोशल लेवल पे कहने जाए तो मतलब हमारा समाज एकदम अच्छा हो, एजुकेशनल लेवल पे एजुकेशन अच्छा हो, पढ़ाई अच्छी हो। तीसरा इकोनॉमिक मतलब बेसिकली पैसा, हमारे देश में इतना पैसा हो कि लोग अच्छे से सरवाइव कर सके और इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारी एक अच्छी वैल्यू रहे, ठीक है। अब ये पोयम स्टार्ट हो रहा है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इस पोयम में क्या चीज के बारे में बात होने जा रहा है, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट फिर से अगर कभी वीडियो देखना पड़ा, इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं पसंद आया तो इतना आप स्किप कर देना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पोयम जो है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये किस चीज पे बेस्ड है, ठीक है। बेसिकली ये 90s की बात है, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो उस समय पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये पोयम लिखा जिसका टाइटल दिया वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। मतलब वो चाहते थे कि हमको एक ऐसा देश चाहिए, हमको एक ऐसा मुल्क चाहिए जहां पे पूरी तरह से हमारे पास फ्रीडम हो, और फ्रीडम के बाद हमारा देश कैसा होना चाहिए, हमारा देश कैसा दिखना चाहिए, उस बारे में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पूरे पोयम में एक्सप्लेनेशन दिया है। हम लोग अब और कुछ नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट सीधा हम लोग पोयम पे चलते हैं और पोयम अपना स्टार्ट करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। पहले ही लाइन में टैगोर जी कह रहे हैं कि मेरे को एक ऐसा देश चाहिए, मेरे को एक ऐसा अपना कंट्री चाहिए जिसमें माइंड किसी भी प्रकार के फियर में ना रहे, हमारा ये बुद्धि किसी भी डर में ना रहे, किसी का हमको डर ना हो। वेयर हेड इज हेल्ड हाई, हमारा ये जो हेड है हमेशा हाई पे रहे, कभी किसी के सामने हमको बेमतलब का झुकना ना पड़े। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां नॉलेज पूरी तरह से फ्री होना चाहिए। मुझे एक ऐसा कंट्री चाहिए जहां पे नॉलेज फ्री होना चाहिए। नॉलेज क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। मैं बार बार बोलूंगा क्योंकि एप्रिसिएशन ऑफ पोयम जब आप लिखोगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सिर्फ राइमिंग स्कीम्स पढ़ लो और फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लो, बस हो गया। बाकी आपको खुद से पूरा एप्रिसिएशन ऑफ पोयम लिख सकते हो, बट कब लिख सकते हो? जब आप प्रॉपर यहाँ पे ध्यान दोगे तब लिख सकते हो। सो टैगोर जी पहले लाइन में बोल रहे हैं व्हेन द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, हेड हमेशा हाई होना चाहिए, किसी के सामने हमारा देश झुकेगा नहीं, किसी के सामने हमारा देश मांगेगा नहीं। नेक्स्ट लाइन में है वेयर नॉलेज इज फ्री,
नॉलेज हमारा क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। और अगर हम लोग प्रैक्टिकली 2023 में देखें तो ये दोनों हमारे इंडिया ने अचीव कर लिया है। आज हमारा हेड बहुत हाई पे है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, और चाहे वो कौन सा भी लाइन हो, आज हमारा भारत एकदम हाई पे चल रहा है, ठीक है। और सेकेंड लाइन में कह रहे हैं नॉलेज इज फ्री, नॉलेज भी आज फ्री हो चुका है। आप यूट्यूब देख लो, यूट्यूब में जो चैप्टर का नाम टाइप करो तुरंत उसके 100-150 वीडियो आराम से आ जाते हैं। अगर आप पूरा ढूंढते बैठो बहुत वीडियो आ जाएंगे, अच्छे वीडियो कम से कम 7-8 तो आपको बहुत अच्छे अच्छे चैनल के अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। सो नॉलेज भी अब तो फ्री हो गया। टैगोर जी को जो दो चीज चाहिए था शुरुआत में, वो दोनों उनको मिल गया। आगे, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स का मतलब लिख लो चलो फटाफट। फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। अब टैगोर जी कह रहे हैं कि हमको ऐसा देश नहीं चाहिए जो कि टुकड़े में बटा हो। और ये जो ब्रिटिश थे ये यही चाहते थे, ये गेम खेलते थे जिसका नाम है डिवाइड एंड रूल गेम। ये चाहते थे कि भारत वाले पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं, और ये कराना बहुत आसान था क्योंकि हमारे देश में अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग फेथ है, हमारे अलग अलग विश्वास हैं, सब कुछ अलग है। तो ये कराना बहुत ईजी था, बट स्टिल वो लोग नाकामयाब हो गए। हमारा देश ऐसा हुआ नहीं। और एक और इच्छा जो कि टैगोर जी की थी कि हमारा देश जो कि टुकड़ों में डिवाइड नहीं होना चाहिए, आज वो टुकड़ों में डिवाइड नहीं है। बस एक पाकिस्तान चला गया और बांग्लादेश चला गया, नहीं तो हमारा देश टुकड़ों में डिवाइड नहीं है। आगे, where world has been not broken into fragments by narrow domestic walls। मैंने अभी जस्ट बोला कि हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन हैं, कास्ट हैं और अलग अलग लोगों के विश्वास हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। इसका मीनिंग क्या है, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास, कलर, सोसाइटीज बिटवीन कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नीचे आप देखो टेक्स्ट बुक निकाल के बैठो, नीचे देखो इसके मीनिंग्स दिए हैं। कहने का मतलब अगर मैं आपको इजी भाषा में समझाऊं तो नैरो डोमेस्टिक वॉल समझते हो। डोमेस्टिक वॉल का मतलब हो जाएगा, डोमेस्टिक वॉल का मतलब हो जाएगा घरेलू, एक सेकेंड, घरेलू दीवार। एक टाइप से हम इसको बोल सकते हैं डोमेस्टिक वॉल्स को घरेलू दीवार। मतलब ये क्या चाहते थे कि बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, घरेलू दीवार हमारी कभी टूटने नहीं चाहिए, कभी अलग होने नहीं चाहिए। और किस बेस पे अलग हो पाते वो भी इन्होंने नीचे मीनिंग में लिख दिया है। ये 3-4 चीजों के बेस पे अलग हो पाते, जो कि था रिलीजन, कास्ट, क्लास, कलर, ये सब और सोसाइटी, ये सब चीजों पे बट सकता था। बट नसीब मनाओ कि आज हमारा देश बटा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Where words come out from the depth of truth। मेरे को एक ऐसा देश चाहिए, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं मुझे एक ऐसा देश चाहिए जहाँ पे लोगों के दिल से सच्चाई बाहर है, ऑनेस्टी रहे, ईमानदारी रहे। Where tireless striving stretches its arms towards perfection। अब tireless striving का मतलब यहाँ पे मीनिंग दिया है कंटिन्यूसली एफर्ट्स एंड स्ट्रगल्स। कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाए, कंटिन्यूस स्ट्रगल करें, कंटिन्यूस हम लोग मेहनत करें। किस चीज के लिए मेहनत करें, क्वेश्चन है किस चीज के लिए मेहनत करें, परफेक्ट बनने के लिए मेहनत करें। किस चीज के लिए मेहनत करें, परफेक्ट बनने के लिए। जितना हम लोग परफेक्ट बनेंगे उतना ही सक्सेस बड़ा होगा, जितना हम परफेक्ट बनेंगे उतना ही सक्सेस बड़ा होगा, जितना हम लोग परफेक्ट बनेंगे उतना ही सक्सेस बड़ा होगा। नेक्स्ट लाइन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इज वे। क्लियर स्ट्रीम मतलब इनका कहने का मतलब है कि हमारा इंडिया, हमारा भारत पॉल्यूटेड ना रहे। किस चीज़ से पॉल्यूटेड, ब्लैक मनी से, भ्रष्टाचार से, पॉलिटिशियन से। आई थिंक ये एक इच्छा है रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो अब तक पूरी नहीं हुई है। इसको और समय लगेगा, कम से कम 15-20 साल और लगेंगे इसको सुधरने में, क्योंकि अभी पूरी तरह से करप्शन और ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार ये सब बंद नहीं हुआ है। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहे हैं, इनटू द डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। ये लाइन बड़े ध्यान से समझना क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं
into the dairy desert, into the dairy desert। अब डेजर्ट का मतलब क्या होता है? डेजर्ट का मतलब होता है डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। मतलब कि वो कह रहे हैं कि एक डेजर्ट है जिस जहाँ पे सैंड है। सैंड का मतलब क्या हुआ? बालू। एक डेजर्ट है। डेयरी में, अच्छा डेयरी का मीनिंग मैंने नहीं लिखा, मैं डेयरी का मीनिंग यहाँ लिख देता हूँ, DEARY। डेयरी मतलब होता है सुनसान। डेयरी मतलब होता है सुनसान, और उसके बाद डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान। यानी कि जो एक रेगिस्तान है जो कि बहुत सुनसान है, वहाँ पे सुनसान है, यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं, एकदम शांत है। और वहाँ पे क्या है? सैंड। वहाँ पे क्या है? सैंड, यानी कि बालू। वहाँ पे क्या है? सैंड, बालू। लेकिन वो कैसे बालू हैं? सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। डेड हैबिट का मतलब क्या होता है? मरा हुआ। क्या होता है? मरा हुआ आदत। ये क्या वर्ड बना? चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। बेसिकली ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ये क्या कहना चाहते हैं कि ये इन्होंने कनेक्ट किया है, एग्जाम्पल्स को कनेक्ट किया है, सुनसान डेजर्ट और वो सैंड को किसी चीज़ से कनेक्ट किया। अब किससे कनेक्ट किया है? उन्होंने इसको कनेक्ट किया है ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल। मतलब जो कि पुराने ज़माने के रीति रिवाज हैं जो कि इंसानों के लिए हार्मफुल हैं, वो बंद होने चाहिए। उसको उन्होंने सुनसान रेगिस्तान के बालू जैसा बताया है कि वो किसी काम के नहीं है, उनको टोटली बंद हो जाना चाहिए। मतलब पहले एक प्रथा थी, सती प्रथा, वो बंद हो जानी चाहिए। और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत हार्मफुल है, वो प्रथाएं किसी काम की नहीं है, वो सारी प्रथाएं क्या होनी चाहिए? बंद हो जानी चाहिए। ये चाहते हैं। कौन चाहता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट लाइन, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय थी। ये जो हमारा माइंड है, ये हम खुद चलाएं। थी का मतलब होता है यू। चलो यहाँ पे लिख लो। पेन ही नहीं चल रहा है। थी का मतलब होता है यू। मतलब ये जो हमारा माइंड है, ये खुद हम चलाएं, इसको खुद हम ये करें, मतलब खुद आगे बढ़ाए, किसी और को बीच में आने की जरूरत ना हो। अब नेक्स्ट लाइन, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे। पहले सेकंड लास्ट लाइन देखो, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। एवर वाइडनिंग मतलब होता है हमेशा। हमेशा हमारे विचार हमेशा मतलब चौड़े होते जाए, बढ़ते जाए। ब्रॉड मतलब बढ़ते जाए, ब्रॉड। ब्रॉडनिंग बेसिकली दिया है, उसका मतलब चौड़ा होना। चौड़ा होना मतलब बढ़ते जाए, एकदम फैलते जाए। क्या फैलते जाए? हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग फैलते जाए, एक किसी कंफर्ट जोन में आके ना रह जाए। एकदम हमारे एक्शंस, हमारे विचार क्या हो जाए? पूरी दुनिया में फैलते जाएं। ठीक है, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम। अब ये लाइन बड़ी मेरे को अच्छी लगती है, यहाँ पे टैगोर जी ने लिखा है इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम। अब फ्रीडम को हेवन से क्या किया है? कंपेयर किया है। फ्रीडम को किससे कंपेयर किया है? हेवन से। फ्रीडम हैज बीन कंपेयर्ड बाय हेवन। यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रीडम कंपेयर किससे किया है? हेवन से। फ्रीडम को हेवन से कंपेयर किया है। किसको किससे कंपेयर किया? फ्रीडम को हेवन से। मतलब कि आज़ादी मिल गई तो वो एक स्वर्ग के समान है। into that heaven of freedom my father led my country awake। मेरे फादर यानी कि मेरे भगवान मेरे देशवासियों को जगाएं, मेरे देश को जगाएं, मेरे देश को आगे बढ़ाएं। सो इसी प्रकार यहाँ से हमारा पोयम ये होता है खत्म। अब यहाँ पे कोई बच्चा क्वेश्चन कर सकता है कि ये सब बताते गए देश के बारे में, यहाँ बारे में, वो बारे में, वो पोयम से कहाँ कनेक्ट हो रहा है? पोयम से यहाँ कनेक्ट हो रहा है कि टैगोर जी ये पोयम को
फ्रीडम के पहले लिखे हैं, और फ्रीडम के पहले उन्होंने यही सब लिखा है कि मेरे देश में क्या क्या होना चाहिए और मेरे देश में क्या क्या नहीं होना चाहिए। जब हमारा देश आज़ाद हो जाए तो हमारे देश में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। हमारा देश पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए। किससे पॉल्यूटेड? भ्रष्टाचार से, ब्लैक मनी से, फालतू पॉलिटिशियन से, इन सब चीज़ों से हमारा देश क्या पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए। और क्या लिखा? हमारा देश फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ों में नहीं बंटना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने क्या लिखा? हमारे देश में ये जो डोमेस्टिक वॉल्स हैं ये ना बन जाए, घरेलू दीवार ना बन जाए, सब साथ में हम लोग रहें। और उन्होंने क्या लिखा? और ये हम लोग एफर्ट्स लगाएं, मेहनत करें, अपने दिमाग को बढ़ाएं, चौड़ा करें, ताकि देश विदेश में हमारा नाम हो। तो ये सब था पोयम। और अब हम लोग अपने पोयम को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है अ थीफ स्टोरी। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो चैप्टर भी कवर करेंगे। मे बी उस चैप्टर को कवर करने के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 लगेंगे, बट हम लोग करेंगे, पूरी मेहनत से वीडियो बनाएंगे। आप लोग शुरुआत से लेकर एंड तक देखिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका बात बन जाएगा। वीडियो यहाँ पे जितना वर्ड्स बोल रहा हूँ दिमाग में डाल लीजिए, ऐसे में काम आएगा, निबंध में काम आएगा, राइटिंग में काम आएगा, हर चीज़ में, हर इंग्लिश में काम आएगा, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।